यहाँ पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे हम बेसिकली बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जो बेसिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे के सारे बैंक, बेसिकली एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, एसएससी वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए हम एयरफोर्स का यहाँ पे पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि बेसिकली जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए और नई वीडियोस को आप देख सको। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक करना आप पे डिपेंड है, कमेंट करो ना करो। बेसिकली कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता, आप उसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और आज हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये सीरीज़ चल रही है मॉडल पेपर की। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे उसका। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अर्लियर वीडियोस में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लॉजिक है देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बेसिकली क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले मीनिंग तो निकालना पड़ता है। बाकी बिना मीनिंग निकाले कैसे आप पता कर पाओगे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड। बेसिकली तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर देयर का मतलब है कि यहाँ पर की बात हो रही है। बेसिकली देयर का मतलब इंट्रोडक्टरी देयर है। इंट्रोडक्टरी देयर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करता है किसी भी सेंटेंस को। जब देयर सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे देयर बेसिकली जब भी हम जनरली सेंटेंसेस को देखते हैं तो सेंटेंसेस में क्या होता है कि यहाँ पे सेंटेंसेस को नाउन बेसिकली या प्रोनाउन हमारे स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी एट क्या करते हैं, ये भी सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर बनेंगे। तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड आई। तो तुम्हारे और उस मेरे बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर इज़ नॉट मच डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, किससे वो कंपेयर कर रहा है, सी आएगा, दे आएगा, हिम आएगा या देम आएगा। तो ये समझने वाली बात है और ये अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। और इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और हम उसे देखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि इसमें बेसिकली प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, हमने देखा कि बेसिकली जब हम एरर फाइंड कर रहे थे तो उसमें क्या था कि यहाँ पे सीधा सा प्रोनाउन उसने क्या कर रखे थे, ऑप्शन में दे रखे थे। दे हो गया, सी हो गया और हमारे पास ही हो गया और दैम हो गया, सारे के सारे प्रोनाउन है। तो हम प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में जाने का थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करेंगे। और यू यहाँ पे प्रोनाउन है, बेसिकली यू यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पे जिसका यूज़ करना है वो भी हमारे पास प्रोनाउन होना चाहिए। तो हमें कौन सा प्रोनाउन कैसे यूज़ करना है, प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करा जाता है, प्रोनाउंस नहीं होता है, प्रोनाउन को कैसे यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये हमें देखना है और इसको ही हमें समझना है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है समझने के लिए। और मैंने जैसे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बोला हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को देखते हैं कि क्या होते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मैंने सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि बेसिकली अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी प्रोनाउंस आएंगे वो हमेशा ये रहेंगे। बेसिकली ये यहाँ पे पूरी लिस्ट है बेसिकली प्रोनाउंस की। और तो जब भी हमारे पास प्रोनाउंस का यूज़ एज अ सब्जेक्ट किया जाएगा तो बेसिकली हमारे पास वो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आएगा। मतलब सब्जेक्ट का मतलब किसी सेंटेंस के आगे। बेसिकली मैं अभी सेंटेंस लिख के बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है। तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सेंटेंस के आगे, बेसिकली आगे का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बेसिकली कभी भी हमारे पास जब प्रोनाउन का यूज़ करने के लिए हमारे पास आएगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वर्ब के बाद जो हमारे पास वर्ब होगी ना, वर्ब के बाद ही तो ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास सेंटेंस में। अगर हम सेंटेंस को बोले, सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो जब भी वर्ब के बाद हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होगा तो हम इनका प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब हम आई की जगह पे क्या करेंगे, आई की जगह पे आई को मी में चेंज कर देंगे। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है ना, वैसे करके बेसिकली यहाँ पे आई जो है मी में चेंज हो जाएगा, वी जो है अस में चेंज हो जाएगा, यू जो है बेसिकली हमारे पास यू में चेंज होगा, यू में कोई चेंज नहीं होगा, यू जो है यू में रहेगा बेसिकली। ही जो होगा हिम में चेंज हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सी हर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इट बेसिकली सेम रहेगा हमारे पास, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दे बेसिकली देम में चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रूल है। इसी से बहुत सारी ग्रामर में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और अगर हम बेसिकली और प्रोनाउंस को देखें तो और भी प्रोनाउंस की थ्योरी होती है, बट अभी मैं केवल इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में जिसका यूज़ होना है वो बताऊँगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें सेंटेंस में। तो हमने देखा कि बेसिकली ये वाला जो सेंटेंस जब हमने पढ़ा, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड बेसिकली, और फिर यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है तो यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो यू है ना बेसिकली ये सब्जेक्टिव केस में है। और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यू का क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यू बेसिकली यू में ही चेंज होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रखा है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बेसिकली यू तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे सी, दे या फिर ही का यूज़ करना चाहिए। जबकि हमें पता है कि सी हो गया, दे हो गया, ही हो गया, ये सारे के सारे क्या सब्जेक्टिव केस में है। अभी हमने एक वो सीरीज़ देखी थी
तो इसमें बेसिकली हमारे पास सब्जेक्टिव केस में आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे। और जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा गया है, एक तो दे है बेसिकली, एक सी है हमारे पास और एक ही है हमारे पास। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन यू का बेसिकली क्या है, यू का बेसिकली हमारे पास यू में ही चेंज हो रहा है। यू का जो है, जो जैसा यू सब्जेक्टिव फॉर्म में वैसे यू क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसका मतलब जो सेंटेंस हमारे पास दिया है बेसिकली, उसमें जो यू है बेसिकली वो हमारे पास किस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और यू के साथ हम जिस आर्टिकल का यूज़ करेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी हो गया, दे हो गया, ही हो गया, ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में है बेसिकली। और हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। हमने देखा कि जो दे है बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है बेसिकली। तो यहाँ पे देम बेसिकली हमारे पास जो दे होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, दे सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और हमें भी क्या चाहिए, यू के साथ एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमारे पास देम का यूज़ किया जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही ईजी सा रूल था, लेकिन हमें सब्जेक्टिव फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म का याद होना चाहिए, तभी जाके सही होगा, वरना गलत हो जाता है काफ़ी जगह। और ये कंफ्यूजिंग था कि यू जो है बेसिकली उसका सब्जेक्टिव भी वही होता है, ऑब्जेक्टिव भी वही होता है। तो पहचानने में दिक्कत थी कि भाई मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव, यहाँ पे ब्लैंक में सब्जेक्टिव होगा, ये ब्लैंक में बेसिकली सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो हमने देखा कि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है। तो यहाँ ब्लैंक में क्या यूज़ होगा, यहाँ ब्लैंक में ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगा, जो कि चारों ऑप्शंस में केवल देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है, तो केवल देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, तो इसका हमने यूज़ करा यहाँ पे। देन अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गया है कि शेक्सपियर इज डॉट डॉट, बेसिकली ब्लैंक दिया हुआ है, कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे हम आर्टिकल के सेक्शन की एरर जाते हैं, आर्टिकल की सेक्शन की एरर में जाते हैं। कैसे कैसे पता चला कि आर्टिकल की सेक्शन की एरर है, भाई नीचे आर्टिकल दिए हुए हैं, ए दे रखा है, द दे रखा है और एन दे रखा है आर्टिकल। तो इसका मतलब आर्टिकल की एरर है ना सेंटेंस में, है कि नहीं है आर्टिकल की एरर। तो आर्टिकल का यूज़ कैसे किया जाता है ये देखने वाली बात है। भले यहाँ पे आंसर द होगा बेसिकली, द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इसमें द कालिदास ऑफ इंग्लैंड इसे क्यों बोला जाता है बेसिकली, ये समझने वाले कॉन्सेप्ट है। और ये एक तरीके के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, ताकि हमें थोड़ा बेसिकली पता चल जाए कि इस तरीके से भी सेंटेंसेस को लिखा जाता है। तो बेसिकली हम इस तरीके के सेंटेंसेस में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि देहरादून उत्तराखंड का दिल्ली है, हिंदी में लिखा गया है। फिर उसने क्या बोला है, द देहरादून इज़ द दहली ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि देहरादून को उसने क्या बोला है, उत्तराखंड का दिल्ली बोला है। इसका मतलब है उत्तराखंड का दिल्ली क्या है, देहरादून है बेसिकली। देहरादून उत्तराखंड का दिल्ली है, लेकिन दिल्ली रियलिटी में दिल्ली तो दिल्ली है ना। भले ही उसको देहरादून को बोला गया उत्तराखंड का दिल्ली, बट देहरादून बेसिकली दिल्ली तो है नहीं है, देहरादून तो देहरादून है। तो देहरादून के आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। द आर्टिकल किसके आगे लगेगा, द दिल्ली के आगे द आर्टिकल लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा रूल है कि बेसिकली जिस चीज़ से कंपेयर किया जाता है ना, उस चीज़ के आगे हमारे पास द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, देहरादून को कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली से, लेकिन देहरादून के आगे द का आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, दिल्ली के आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा जब उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं देहरादून से, देहरादून को कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली से, ठीक है। तो जिस चीज़ से कंपेयर किया जाता है ना, यहाँ पे देहरादून को कंपेयर किया गया है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, मसूरी उत्तराखंड का शिमला है। तो मसूरी बेसिकली हमारे पास उत्तराखंड का शिमला से कंपेयर करा गया है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि बेसिकली वो शिमला है, मसूरी तो मसूरी है ना, वहाँ पे शिमला थोड़ा ना है वो रियलिटी में, बट उसको कंपेयर किया गया है। तो मसूरी के आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा, बल्कि किसके आगे द आर्टिकल लगेगा, शिमला के आगे द आर्टिकल लगेगा कि मसूरी इज़ द बेसिकली शिमला ऑफ उत्तराखंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अन्ना हजारे इस युग के गांधी हैं। तो गांधी से कंपेयर करा गया है अन्ना हजारे जी को, अन्ना हजारे जी को गांधी से कंपेयर करा गया है। तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि अन्ना हजारे गांधी जी हैं, अन्ना हजारे गांधी जी थोड़े ना है, अन्ना हजारे हैं। तो अन्ना हजारे बेसिकली सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा अन्ना हजारे इज़ द गांधी ऑफ दिस टाइम, गांधी के आगे द लगेगा, द गांधी ऑफ दिस टाइम। तो गांधी के आगे द लगेगा। तो इस तरीके के सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर कलाम भारत के आइंस्टीन है। तो आइंस्टीन है बेसिकली, आइंस्टीन थोड़े ना है रियलिटी में, आइंस्टीन है बेसिकली, उनको बोला गया है भारत का आइंस्टीन डॉक्टर कलाम को, क्योंकि उन्होंने अग्नि 5 बेसिकली अग्नि मिसाइल का वो करा था, बहुत सारे PSLV वगैरह पे उन्होंने काम किया था। अग्नि बेसिकली द विंग्स ऑफ फायर, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें अग्नि की मिसाइल के बारे में बोला गया है कि उन्होंने बेसिकली अग्नि मिसाइल में किस तरीके से काम किया था, कितनी बार वो फेल हुआ। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन ने भी तो बेसिकली बहुत सारे आविष्कार किए थे। तो वैसे ही डॉक्टर कलाम को बेसिकली भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। तो भारत का आइंस्टीन तो है नहीं ना वो रियलिटी में, लेकिन आइंस्टीन तो नहीं है ना रियलिटी में, लेकिन बेसिकली उनको आइंस्टीन बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। तो इसलिए हम बोलेंगे डॉक्टर कलाम वाज द आइंस्टीन। तो आइंस्टीन के आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पे।
डॉक्टर कलाम के आगे द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो द आर्टिकल का मैंने यूज़ यहाँ पे बताया था, जैसे कि सेंटेंस, हमारे पास जो सेंटेंस है बेसिकली वो भी सिमिलर टू दिस सेंटेंस है बेसिकली। तो हम देखते हैं उसी सेंटेंस को। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है शेक्सपियर इज डैश 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 कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो शेक्सपियर को कालिदास ऑफ इंग्लैंड बोला गया है। जो कालिदास, जो हमारे भारत के बहुत बड़े कवि थे कालिदास, बहुत बड़े कवि थे कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम उन्होंने अपनी रचना लिखी थी कालिदास ने, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली डिस्क्राइब करा था। तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, या फिर बहुत सारी और भी रचनाएं उन्होंने लिखी थी कालिदास ने। तो कालिदास ऑफ इंग्लैंड बोला गया है किसे? शेक्सपियर को बोला गया। लेकिन वो कालिदास तो नहीं है ना, शेक्सपियर कालिदास थोड़े ना है बेसिकली। शेक्सपियर तो शेक्सपियर है, ठीक है, शेक्सपियर तो शेक्सपियर है बेसिकली। लेकिन वो क्या है हमारे पास? कालिदास बेसिकली कालिदास है। तो कालिदास से कंपेयर कराया गया, तो इसके आगे कालिदास के आगे द आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे ब्लैंक में द का यूज़ होगा। तो ये सेंटेंस में बहुत ही माइन्यूट सी एरर थी, और इस तरीके के सेंटेंस को थोड़ा हमें याद रखना पड़ता है, फॉर्मेट्स को। हमें ये देखना पड़ता है कि भाई जिस चीज़ से कंपेयर हो रहा है बेसिकली उस चीज़ के आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा। जिस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है उसके आगे नहीं करना है। शेक्सपियर को कंपेयर किया जा रहा है कालिदास के इंग्लैंड के कालिदास से। तो शेक्सपियर के आगे द आर्टिकल का यूज़ उन्होंने किया भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैड यू हेल्प्ड मी इन टाइम आई शैल नॉट हैव फील्ड सो बैडली। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकालना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मीनिंग निकालना है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प की होती उस टाइम पे तो मैं इतने बुरी तरीके से फेल नहीं हुआ होता। अगर बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अगर हम डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं तो वो हमें अगर उस टाइम पे मदद कर देते तो कंडीशंस और वर्स नहीं होती, मतलब और बुरी नहीं होती। तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे पढ़ लिया होता तो आज मैं फ़ेल नहीं हुआ होता। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि काश मैं बेसिकली उस टाइम पे जॉब लग जाता तो आज मेरे पे बहुत सारे पैसे होते। या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि काश मेरे पास उस समय मैंने ज़मीन ली होती वहाँ पे तो मेरे पास आज बहुत बड़ी लैंड होती, बहुत सारा मेरे पास प्रॉपर्टी होता। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बेसिकली ऐसे बोलते हैं, हैड यू हेल्प्ड मी इन टाइम आई शैल नॉट हैव फील्ड सो बैडली। तो इसने यहाँ पे शैल नॉट हैव को अंडरलाइन किया है, और इसकी जगह पे उसने बोला है कि इन चार ऑप्शंस में से किस आंसर का हमारे पास बेसिकली यहाँ पे राइट होगा। तो कौन सा आंसर राइट होगा, ये एक रूल है बेसिकली, जनरली एक रूल है बेसिकली हमारे पास। और रूल्स थोड़ा याद भी करने पड़ते हैं, बट एक जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में जनरली रूल होते हैं, क्योंकि ये टेंस की एरर है बेसिकली, यहाँ पे टेंस की एरर है। क्योंकि टेंस में क्या होता है कि आपको ट्रांसलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर अलग तरीके से ट्रांसलेशन को डिवाइड करा गया है। अगर मैं इज का यूज़ करता हूँ तो वो हमारे पास प्रेजेंट की बात करता है, अगर मैं वज की बात करता हूँ तो वो हमारे पास पास्ट की बात करता है, और अगर मैं बेसिकली विल की बात करता हूँ तो वो फ्यूचर की बात करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसलेशन की एरर है। तो यहाँ पे बोला गया है हैड यू हेल्प्ड मी इन द टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली एक जनरली फॉर्मेट होता है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को कहने के लिए अगर हैड प्लस हमारे पास यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बेसिकली ऑब्जेक्ट प्लस बेसिकली इस तरीके से नया फ्रेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वुड नॉट हैव का यूज़ होता है, ठीक है, वुड नॉट हैव का यूज़ होता है। ये अलग ही तरीके का एक पूरा का पूरा होता है। तो ये बेसिकली हमें फॉर्मेट याद होना चाहिए, तभी जाके हम इसमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्या यहाँ पे यूज़ होगा और क्या यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो फॉर्मेट में जनरली हैड से स्टार्ट होगा प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी, देन यहाँ पे आई वुड हैव का यूज़ होगा। तो जनरली ये फॉर्मेट होता है, तो रटना तो पड़ेगा, रूल्स तो रटने पड़ेंगे ताकि बेसिकली हमें बेसिकली पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हमें रूल्स ही पता नहीं होंगे तो हम कैसे, मतलब जैसे मैथ्स में होते हैं ना फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, तो वैसे यहाँ पे रूल्स रटने पड़ते हैं, बट उनको एक तरीके से मीनिंगफुल तरीके से हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। सब कुछ रट के नहीं होता है, उसको एक मीनिंगफुल तरीके से भी करना पड़ता है। बट प्राइमरी बेसिकली जो हमारे पास चीज़ें होती है वो तो हमें याद करनी पड़ती हैं, बिना याद किए तो कुछ नहीं होता है। तो ये फॉर्मेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हैड यू हेल्प्ड है, तो फॉर्मेट को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको याद कर लेना अगर आप याद कर सकते हो तो। क्योंकि इसमें एरर बहुत ही छोटी है कि वुड नॉट हैव का यूज़ होगा यहाँ पे, और वुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सही आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फॉर्मेट रटना है। और इसका मीनिंग मैंने बता दिया कि उस टाइम पे तुमने मेरी हेल्प की होती सॉरी, तो मैं इतने बुरी तरीके से फेल नहीं हुआ होता। बैडली है ना, बैडली, तो यहाँ पे बैडली का यूज़ है, इतने बुरी तरीके से मैं फेल नहीं हुआ होता। तो ये इस तरीके से वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एडवर्ब है बेसिकली, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब फील्ड को। फेल तो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हुआ है। तो हम बोलते हैं ना कि जो वर्ड्स बेसिकली हमारे पास वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको एडवर्ब बोलते हैं। तो बैडली क्या एडवर्ब है, क्योंकि फेलियर को क्वालिफाई कर रहा है कि बहुत ही बुरे तरीके से वो फेल हो रखा है, मतलब कि अब वो पास हो ही नहीं सकता है।
हो गया उसका, मतलब किस्सा खत्म हो चुका है उसका, अब वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। तो बैडली क्या है हमारे पास, ये सीधा का सीधा यहाँ पे फेल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है फील्ड की, कि फील्ड की क्वालिटी बहुत बुरी है भाई। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, और जब वर्ड्स आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा बेसिकली कि वर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मी, बेसिकली मी का यूज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसा अभी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को पढ़ा था, तो मी का यूज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रखा है, क्योंकि हेल्प्ड हमारे पास वर्ब है, वर्ब। तो वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो आई का क्या हो गया, मी हो गया चेंज, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया। देखो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जैसे यहाँ पे यू है, तो यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है। जैसे अगर यहाँ पे एम आता तो यहाँ पे यू ही आता। अगर यहाँ पे बेसिकली मी रहता तो यहाँ पे मी नहीं लिख सकता हम, यहाँ पे आई लिखना पड़ता हमें, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, और बाकी इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बेसिकली यहाँ पे बस इतनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एडवर्ब भी है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म और एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है। तो और यहाँ पे बाकी फॉर्मेट तो है ही, तो इतना हम कर सकते हैं, हर एक सेंटेंस में इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है यहाँ पे सिक्स्थ वाला। अब सिक्स वाले सेंटेंस में बोला गया है एज़ यू सो का मतलब बोना होता है बेसिकली, जैसा तुम बोते हो वैसा तुम काटते हो। रीप का मतलब होता है काटना, तो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। तो ये कहावत है बेसिकली, एज़ यू सो, और फिर क्या आएगा, मतलब क्या आएगा इन चारों में से, वैन आएगा, एज आएगा, लाइक आएगा, या सो आएगा, क्या आएगा इन सब में से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सूटेबल कंजक्शन यहाँ पे यूज़ करना है, कंजक्शन से रिलेटेड है। कंजक्शन क्या करता है, दो बेसिकली फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जनरली कहावत है, तो कहावत में क्या कहा जाता है, एज़ यू शो सो शैल यू रीप। सो का यूज़ यहाँ पे होगा, सो कंजक्शन का यहाँ पे यूज़ होगा। तो सो का यूज़ यहाँ पे क्यों होगा कि एज़ यू सो, जैसा यहाँ पे एज़ का यूज़ किया है, जैसा तुम बोओगे, जैसा तुम बोओगे। बेसिकली बोना यहाँ पे है, यू का मतलब तुम, और एज़ का मतलब जैसा। वैन का मतलब क्या होता है, कब। वैन का मतलब कब होता है ना बेसिकली, तो यहाँ पे वैन का यूज़ तो वैसे ही गलत हो जाएगा, कब तुम काटोगे। वैन का मतलब वैन आर यू कमिंग, वैन बेसिकली वैन आर यू कमिंग तो नहीं, वैन आर यू कमिंग। और एज़ का मतलब क्या होता है, जैसा एज़ का यूज़ होता है। और एज़ का यूज़ जैसे, मतलब मैं अगर एज़ का यूज़ बताऊँ तो एज़ का यूज़ ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमने एज़ का यूज़ देखा हुआ है, एज़ का मतलब होता है जैसा, ठीक है। एज़ का हिंदी में मतलब होता है जैसा, जनरली हम इसको जैसा करके प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम इज़ एज़ गुड एज़ श्याम। तो राम क्या है, जैसा श्याम है वैसा ही है। राम इज़, जितना अच्छा श्याम है उतना ही अच्छा बेसिकली हमारे पास श्याम है। जितना अच्छा श्याम है बेसिकली उतना ही अच्छा क्या है, राम है। तो यहाँ पे इसका यूज़ इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे वर्ब की क्या है, फर्स्ट, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तो हमने देखा कि जब एज का यूज़ दो बार होता है तो बेसिकली इसके आगे, इसके बीच में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला होता है बेसिकली। तो मतलब इसे बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलते हैं, इसे बेसिकली हमारे पास डिग्री बोलते हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री होती है, बेसिकली फर्स्ट डिग्री होती है, और उसके बाद हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री होती है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो बेसिकली हमारे पास सिंपल सी डिग्री होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री होता है। तो यहाँ पे एज जब दो बार यूज़ होता है तो उसके बीच में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल होता है एज का, और इसके अलावा हम नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस में देखो बेसिकली एज़ का अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो बेसिकली एज़ यहाँ पे हमारे पास कोई डिग्री का तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई डिग्री तो आ ही नहीं रही है। डिग्रीज़ क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, पहले डिग्री देख लेते हैं, फिर डिग्री में कन्फ्यूजन हो जाएगा कई लोगों को। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की डिग्रीज़ क्या होती हैं, मतलब एडजेक्टिव में किस तरीके से डिग्री का यूज़ होता है। जैसे एक वर्ड है एडजेक्टिव, हमारे पास गुड है। गुड एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये पर्सन को क्वालिफाई कर रहे हैं, पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं कि बेसिकली वो पर्सन अच्छा है कि ख़राब है। तो वो अच्छा है पर्सन, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, पर्सन की क्वालिटी को बता रहे हैं, तो हमारे पास ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे आगे से हुआ है, तो ये पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है कि ये बेसिकली नाउन है। तो पर्सन हमारे पास नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम क्या करता है, एडजेक्टिव करता है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है बेसिकली, तो हमारे पास एडजेक्टिव है। उसके बाद इसकी जो 3 डिग्रीज होती हैं, गुड बेटर बेस्ट होती है। तो गुड बेटर बेस्ट ये इजी बहुत बचपन में पढ़ाया जाता है बेसिकली। तो एज़ का यूज़ क्या यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो प्राइमरी डिग्री होती है ना उसके साथ एज़ का यूज़ होता है। जब एज़ का यूज़ दो रूप में एज़ का यूज़ होता है, जैसे को तैसा, जैसा वो है वैसा ही बेसिकली वो है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जिस डिग्री का यूज़ होता है वो केवल प्राइमरी डिग्री का यूज़ होता है। यहाँ पे बेस्ट का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, और बेटर का यूज़ भी हम नहीं कर सकते हैं। अब सेंटेंस में आते हैं, बेसिकली सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था। तो सेंटेंस में बेसिकली अगर हम एज देखें तो उसके बाद बेसिकली यू और सो दे रखा है। तो सो बेसिकली यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तो है नहीं, तो यहाँ पे एज का यूज़ तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि एज का यूज़ तो हम वैसे करते हैं, जब हम एज का यूज़ ऐसे करते हैं कि जैसा बेसिकली वैसे एज का यूज़ यहाँ पे सही है, मीनिंग में तो सही आ रहा है कि बेसिकली एज का यूज़ सही है, बहुत सारे लोग एज का यूज़ भी करेंगे इसमें। लेकिन भाई मतलब रूल सही है कि नहीं है, देखने वाली बात होती है कि यहाँ पे रूल बेसिकली सही फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि यहाँ पे बोला गया है एज यू सो, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। एज का यूज़ बिल्कुल सही तरीके से यूज़ हो रहा है, बट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे
सॉरी, एडजेक्टिव है ही नहीं हमारे पास, एडजेक्टिव है ही नहीं तो इसका यूज़ नहीं होगा। अब लाइक का यूज़, तो हम बेसिकली लाइक का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि लाइक क्या चीज़ होती है। लाइक का मतलब होता है किसी को पसंद करना, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में होता है पसंद करना, ठीक है, पसंद करना होता है किसी को, तो पसंद करना इसका मतलब होता है। लेकिन पसंद करना इसका मतलब होता है, लेकिन इसका और क्या मीनिंग होता है ग्रामर में? बहुत सारे और मीनिंग्स भी होते हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है सिमिलर टू, इसका एक मिला होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू। तो एक मीनिंग तो इसका पसंद करना होता है, और एक इसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर टू होता है, मतलब उसके जैसा, ठीक है, उसके जैसा। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मैं अगर बोलता हूँ आई वॉन्ट अ हेयर कट लाइक हिम, तो मेरे को उसके जैसा हेयर कट चाहिए। तो यहाँ पे लाइक का जो यूज़ हो रखा है ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हो रखा है। लाइक का यूज़ यहाँ पे क्या हो रखा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लग के बेसिकली लगते हैं, बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, हमारे पास नाउन और प्रोनाउन के आगे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हिम क्या है हमारे पास, हिम प्रोनाउन है, हिम बेसिकली हमारे पास प्रोनाउन है यहाँ पे प्रोनाउन है हिम, प्रोनाउन है हिम। तो हिम प्रोनाउन है, तो हिम के आगे क्या लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है। तो ये लाइक क्या है, प्रीपोजिशन का यहाँ पे काम कर रहा है। हमें पता है कि लाइक वर्ब भी होती है, आई लाइक हिम, यहाँ पे आई लाइक हिम। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे को उसके जैसा पसंद है, मुझे उसके जैसा पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद है। आई लाइक हिम बोला गया, तो यहाँ पे भले ही ये हिम के आगे लगा है तो हम ऐसा बोलेंगे भाई ये हिम के आगे लगा है, ये प्रीपोजिशन है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई लाइक हिम का मतलब क्या है कि बेसिकली मुझे वो पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसका जैसा पसंद है। बेसिकली जब ऐसे वर्ड का यूज़ होता है, अब वर्ड का यूज़ देखना पड़ता है ना कि वर्ब के यूज़ में कब हो रहा है, जब बेसिकली ये हमारे पास सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है हमारे पास, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, मेन वर्ब है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तो वांट यूज़ हो रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लाइक तो यूज़ हो ही नहीं रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन है बेसिकली। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के आगे लगा हुआ है हमारे पास, हिम के आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट बेसिकली नाउन या प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन के आगे ये लगा हुआ है तो बेसिकली लाइक क्या हमारे पास, लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर टू, उसके जैसा। इस सेंटेंस का मीनिंग होगा आई वॉन्ट अ हेयर कट, मुझे उसके जैसे हेयर कट चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग सड़कों में जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारे हेयर कट कराए रहते हैं, जैसे कि किसी ने बाल पीले कराए रहते हैं, किसी ने सफ़ेद कराए रहते हैं, किसी ने बाल बेसिकली अलग ही तरीके से घुमाए रहते हैं। तो वो हम जब उनको देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये सेंटेंस आता है ना, यार मुझे इसके जैसे हेयर कट चाहिए, मुझे इसके जैसे हीरो जैसा बनना है। तो हम वहाँ पे कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट अ हेयर कट लाइक हिम, मुझे इसके जैसा हेयर कट चाहिए। तो यहाँ पे लाइक का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में बता दिया मैंने किस तरीके से होता है। लाइक का यूज़ दो तरीके से होता है, एक तो प्रीपोजिशन के रूप में होता है और एक किसके रूप में होता है, वर्ब के यूज़ में होता है। वर्ब के रूप में तब होता है जब ये हमारे पास ये नाउन के बाद ये हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आता है, तो वर्ब के रूप में यूज़ होता है। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, पसंद करना। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक पसंद करना होता है और एक सिमिलर टू होता है। सिमिलर टू मतलब जैसे, उसके जैसा, उसके जैसा, हिंदी में बोलूँ तो जैसा, ठीक है। तो बहुत अच्छा वर्ड है लाइक, बहुत अच्छी थ्योरी है। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया है कि सेंटेंस में यहाँ पे लाइक का यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ करने के लिए बोला था। जैसे अब मैं यहाँ पे देखूँ, ही सीम्स लाइक अ नाइस मैन, यहाँ पे मैन है बेसिकली, तो यहाँ पे अ नाइस मैन के बारे में बोला गया है। नाइस क्या है हमारे पास, नाइस ऑब्जेक्ट है, हम सॉरी, नाइस हमारे पास है एडजेक्टिव, क्योंकि ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है। मैन को क्वालिफाई कर रहा है मतलब मैन की विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा आदमी है वो बहुत अच्छा दिखता है बेसिकली। जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, बहुत अच्छे दिखते हैं वो बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली नाइस है, तो नाइस के हमारे पास एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रखा है। अब बेसिकली ये पूरा नाउन बन जाता है, ये ना पूरा नाउन है, और नाउन के आगे क्या यूज़ बोला मैंने, प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो लाइक क्या हो जाएगा, लाइक हमारे पास प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे ही सीम्स, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है बेसिकली, ही सब्जेक्ट है, और ही के बाद हमारे पास क्या हो रखा है, वर्ब का यूज़ हो रखा है, सीम का वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे लाइक वर्ब होती तो लाइक यहाँ पे होता ना वर्ब का यूज़, लाइक वहाँ या वहाँ यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब लाइक क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है लाइक, बहुत ही अच्छा वर्ड भी है, कंफ्यूजिंग वर्ड भी है। अगर हम समझे तो अच्छा है, और अगर ना समझे तो कंफ्यूजिंग है। तो चलो सेंटेंस में देखते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पे अगर हम लाइक का यूज़ करना चाहते हैं, लाइक सेल यू रीप, तो लाइक का यूज़ यहाँ पे नहीं हो सकता है। पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कंजक्शन का यूज़ करना है, तो भाई लाइक तो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन का यूज़ यहाँ पे होगा भी नहीं। और लाइक का यूज़ के बाद हमें क्या चाहिए, लाइक के यूज़ के बाद हमें सीधा बेसिकली यहाँ पे लाइक का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ करना है। लाइक प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ होता है या फिर वर्ब के रूप में यूज़ होता है, और वर्ब यहाँ पे सो है बेसिकली, बोना वर्ब पहले से यूज़ हो रही है, तो लाइक का यूज़ यहाँ पर वर्ब के फॉर्म में भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास सो का मतलब भी वही होता है, मतलब कि जिस सो से रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं और इसका मतलब देखते हैं। लेकिन अभी हम एक चीज़ देखें, अगर वैन, बेसिकली वैन का यूज़ तो नहीं करेंगे। वैन का यूज़ तो कब होता है, कब या जब होता है, इसका यूज़ तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। एज और लाइक का यूज़ दोनों का दोनों क्या होता है, मीनिंग क्या होता है दोनों का, के जैसा। कुछ इनके मीनिंग सिमिलर होते हैं बेसिकली। जो हमारे पास एज और लाइक होता है, इनका मीनिंग एक मीनिंग में एक सिमिलरिटी होती है कि इनके मीनिंग में क्या होता है, जैसा इनका एक मीनिंग होता है बेसिकली। मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं, लाइक के मीनिंग तो पसंद करना भी होता है, ठीक है, लेकिन इनका एक मीनिंग में सिमिलरिटी होती है, जैसा। और यही कन्फ्यूजिंग होता है कि अब क्या यूज़ करें, इसीलिए हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है।
कि बहुत सारे शब्दों के मीनिंग्स एक जैसे होते हैं। एज और लाइक का मीनिंग एक ही है, जैसा बेसिकली। लेकिन एज का यूज़ क्यों नहीं होगा? एज का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। और लाइक का यूज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज़ करना ही नहीं है, या कंजक्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लास्ट हमारे पास सो बचा, तो सो राइट ऑप्शन है। वैन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है कि जैसा तुम बोओगे तब तुम काटोगे, कब तुम काटोगे, तो तब का यूज़ तो नहीं होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। जैसा तुम बोओगे वैसा, वैसे के लिए क्या वर्ड चाहिए? सो। यहाँ पे सो का वर्ड्स का यूज़ सही है बेसिकली, इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेकिन सो से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम थोड़ा देख लेते हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो इसका आंसर बेसिकली हमारे पास सो होगा। तो इसका सीधा सा मीनिंग बनेगा एज यू सो, जैसा तुम बोगे बेसिकली वैसा ही तुम काटोगे। तो सो का मतलब वैसे के रूप में यहाँ पे यूज़ होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली, अब यहाँ पे एरर्स पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं जितनी भी एरर्स थी। अब हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ वॉइस दे रखा है, और बेसिकली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, काफ़ी क्वेश्चन है सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड। तो हम इनको करेंगे बेसिकली एक अलग चैप्टर में पूरा। तो यहाँ पे ये वीडियो इतनी ही होती है, समाप्त हो जाती है। तो आप इसे लाइक शेयर कर दो, और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, और जितने भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाए वीडियो के बारे में, और वो काफ़ी देखें इसको। और बेसिकली आप इसे सब्सक्राइब कर दो, ताकि बेसिकली जो फर्दर वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियोज़ आई हुई हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट अहेड।